हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो अगेन हम लोग देखेंगे क्वांट का पंचनामा। आज जो हम लोग क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में 2020 और 2021 में। और क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से जो है स्लाइटली डिफ़िकल्ट साइड पे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर देखना है कि आपका जो सॉल्यूशन था वो टाइम एफिशिएंट था या नहीं। ठीक है, और आपको फाइनली आंसर भी मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को कोशिश करिए कि आप अटेम्प्ट करें। आप देखिए इस सीरीज़ को जो है आपके लिए तभी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको साथ में प्रैक्टिस करें। आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठें और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है, अ रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग whose inner and outer circumference are 440 meter and 506 meter respectively. What is the cost of leveling the track at rupees 6 per meter square? और आपको पाई का वैल्यू जो लेना है वो 22/7। तो अब यहाँ पर जो है ये क्या है, क्वेश्चन कंसेंट्रिक सर्कल्स का है, क्योंकि रिंग आपने पढ़ा होगा, रिंग का स्ट्रक्चर मेंसुरेशन में हमने देखा था कि जब दो सर्कल का जब सेम सेंटर होता है तो उस तरह का अगर दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दें तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। और उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा डायग्राम होगा। यहाँ पर ये देखिए इसका सेंटर है। ठीक है, ये है इसका रेडियस, अंदर वाला रेडियस R1 मान लेते हैं, जो छोटा वाला रेडियस है, और बाहर वाला को R2 मान लेते हैं। अब दोनों का, और ये जो एरिया है आपका बीच का, ये जो है आपका कुछ ऐसा रेसिंग ट्रैक है। ये जो कंसेंट्रिक एरिया है ये जो है आपका रेसिंग ट्रैक का एरिया है। अब है क्या कि आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको दोनों का, एक इनर का भी सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और आउटर का भी सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इस एरिया को निकालना है और इस एरिया का जो है लेवलिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹6 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एरिया जो है, एरिया पहले निकालना है और फिर कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपका है कि सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अगर अंदर वाला का लेंगे तो 2πr1 आपका दिया हुआ है 440 मीटर, और 2πr2 जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 506 मीटर। ठीक है, और अब एरिया जो है, एरिया जो कंसेंट्रिक एरिया है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया क्या हो जाएगा? πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बहुत बेसिक एरिया होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रेडियस R1 R2 निकालिए, इस एरिया में पुट किया, आपका टोटल एरिया आ गया, उसके 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका बेसिक तरीका होगा। लेकिन हम लोग एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि थोड़ा सा टाइम हम इसमें सेव कर लें। अगर आप यहाँ पर एरिया देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। आप क्या करिए कि ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर नीचे अगर हम पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। ये आपका हो गया एरिया। ठीक है, अब आप बोलिए कि हम लोग ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपको πr1 और πr2 का वैल्यू पता है। जैसे πr1 का वैल्यू कितना है? πr1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2πr1 440 है तो πr1 220 हो जाएगा। वैसे ही πr2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 253। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू पता चल गया। यहाँ पर आप देखिए ये जो है पाई स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? πr2 प्लस πr1 इंटू πr2 माइनस πr1। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई। ये आ गया आपका। अब ये वैल्यू आप पुट करिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 473 इंटू πr2 माइनस πr1 कर देंगे तो आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई आपका पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया। और इसमें कॉस्ट भी हम लोग मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं। ये एरिया आ गया आपका, टोटल एरिया इंटू कॉस्ट करना है तो 6 आपका, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सिंपल कैलकुलेशन है, 11 2 22, 3 2 3, तो आपका हो जाएगा 7 9 63। तो यानी 473 इंटू 63 करना है आपको। तो 3 3 9, 7 3 21, 2 4 3 आपका 12 14 हो जाएगा, 6 3 18, 1 7 6 42, 3 4 6 4 24, और ये हो जाएगा 8। तो आपका आ जाएगा 997 29799, सॉरी हाँ, तो आपका कौन सा ही ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 1। ठीक है, आपको देखिए कैलकुलेशन कितना मिनिमाइज हो गया। आपको यहाँ से R1 नहीं निकालना पड़ा, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर πr2 और πr1 का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ज़रूर आपका इसमें कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर सेव हुआ होगा अगर आपने ये मेथड फॉलो किया। यहाँ पर है 2 रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 मिनट्स लेस दैन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन, देन हाउ लॉन्ग इज द रेस?
यहाँ पर देखिए रेस का क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे, जैसे ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ये दो ट्रैक्स है, एक पर जो है मान के चलिए रेसर ए है और एक पर रेसर बी है। तो रेस में क्या होता था हमेशा कि आपका जो जो एक पर्सन जो है वो फर्स्ट फिनिश करेगा, कोई ना कोई फर्स्ट आएगा। तो जब वो फिनिश करता है तो आपको देखना रहता है कि दूसरा रेसर जो है वो कितना पीछे रह गया। मींस रेस के केस में क्या होता है, अगर आप हमारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला देखेंगे सेक्शन, तो रेस के केस में क्या होता है कि आपका डिस्टेंस जो है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस को आप कैसे लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग टाइम फिक्स कर देते हैं, मतलब जो भी रेसर फर्स्ट रेस कंप्लीट किया उतना टाइम में जो है दूसरा रेसर कितना कंप्लीट करेगा। तो अगर आपका टाइम फिक्स हो जाता है तो डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो मतलब दो जो भी रेसर्स हैं उनका डिस्टेंस जो होगा उनके स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। बस इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि टू रेसर्स जैसे हैं, एक का जैसे ए का मानिए 100 मीटर पर मिनट है स्पीड और बी का जो है वो 120 मीटर पर मिनट है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट किए तो बी जो है वो पहले पहुंच जाएगा यहाँ तक। तो बी जैसे यहाँ पहुंचा तो ए कुछ यहाँ पर होगा, ए कुछ यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। हम लोग को नहीं पता है कितना पहुंचा है, लेकिन लिखा हुआ है इफ़ द सेकेंड रेसर्स 10 मिनट्स लेस दैन द फर्स्ट टू कंप्लीट, मतलब जब बी यहाँ पहुँच चुका होगा तब ए को और 10 मिनट बचा है इस रेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हैं कुछ इतना डिस्टेंस पीछे रह गया होगा। अब उतना डिस्टेंस जो है ए कितने में कंप्लीट कर रहा है, 10 मिनट में। और ए का जो है वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर मिनट। तो बेसिकली कितना हो गया आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 10 तो आपका ये हो जाएगा 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। किसी कुछ किलोमीटर में ही हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि किलोमीटर में ही आपका आंसर दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर जो है वो ए पीछे रह गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो है टोटल रेस का जो है वो लेंथ कितना था। तो अगर हम लोग इसको पूरा डी मान लें, अगर इसको पूरा d मान ले हम लोग, तो ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका d-1 कर देते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग क्योंकि किलोमीटर में ले रहे हैं तो ये हो गया d-1। अब आपको क्या है दोनों का डिस्टेंस पता चल गया है, सेम टाइम में दोनों कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। एक जो है b जो है वो d कवर कर रहा है और a जो है वो d-1 कर रहा है। तो जब भी आपका क्या हमने देखा स्पीड का प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर d लिखते हैं तो d/d-1 करेंगे तो एक का स्पीड है 120 और एक का स्पीड है 100। बस आपको ये रेशियो ले लेना था। तो ये रेशियो आपका कितना आ जाएगा 6/5। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 5d = 6d-6, तो आपका आ जाएगा d = 6। तो d आपका जो है वो 6 किलोमीटर है, मतलब पूरा लेंथ जो है रेस का वो है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या होता है रेस का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले में देखिए, वहाँ पर हमने स्पीड का मतलब रेस वाला बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। जो स्ट्रेट ट्रैक है, जो सर्कुलर ट्रैक है, सबको वहाँ पे कवर किया है। तो इस क्वेश्चन में यही था कि जब भी रेस का बात होगा तो आपका क्या होगा, टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है और टाइम जैसे कॉन्स्टेंट होगा आपका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही जो है डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अगेन, ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तो क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6, ठीक है। किसी एक ग्रुप में B:G जो है वो है 7/6, ठीक है। इफ़ 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of the boys to girl become 4/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो 7:6 है तो कुछ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको x मान लेते हैं। तो बॉयज़ का क्या हो गया 7x हो गया और गर्ल्स का जो हो गया वो 6x हो गया वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ 4 more boys join the group, अगर 4 more boys ज्वाइन कर दिया मतलब 7x + 4 एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, मतलब 6x - 3 हो जाए। तो अब नया रेशियो जो है वो हो जाएगा आपका 4/3। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21x 12, ये हो जाएगा आपका 24x - 12, ठीक है। तो आपका हो गया 3x = 24, x = आ गया आपका 8, x 8 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो इनिशियली कितना था, 7x था और 6x था। तो यानी दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 13x, 13 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 3 24, 104 हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो सही ऑप्शन था ऑप्शन 4। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब जो है सिटर्स होते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको रेशियो का क्वेश्चन है या प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो बहुत ईजी है। आपको कहीं कहीं पे कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे आप एक्स यहाँ पर ले लिए थे, आप इसको ऐसा कुछ लेके बनाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आपसे बन जाते हैं। तो ये सब आपके ईजी पिकिंग में आएंगे, चाहे वो सीसैट में आए, एसएससी में आए, किसी स्टेट पीसीएस में आए, आप इस तरह के रेशियो के क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली सॉल्व करें ही करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर है अगेन, अच्छा ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 58.4 kg, ठीक है। व्हेन 5 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज वेट ऑफ 62.8 kg जॉइंड द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55 kg। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास वर। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और आप एक तरह से कह सकते हैं ये सिंपल भी है। देखिए हम लोग इसको सिंपल कैसे बनाएंगे। एवरेज आप जानते हैं, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल, सैंपल और ऊपर जो है वो सम होता है। जैसे अगर आप मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन चारों का जो है एवरेज एज वो है 24 ईयर्स। हर स्टूडेंट का कुछ अलग अलग एज होगा, लेकिन जो भी हम उसका टोटल एज करते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा जो है 24 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एवरेज का प्रॉपर्टी होता है, हम लोग एवरेज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से, कि होता क्या है कि अगर आप जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं और इनका एवरेज एज 24 है, अगर आपके पास और हम एक पर्सन ऐड कर दिए जिसका एज 24 है, एक पर्सन है 24 एज का है, उसको अगर इस ग्रुप में ऐड कर दिए तो ओवरऑल जो है फिर 5 बंदे हो जाएंगे, लेकिन 5 बंदे का अभी भी एवरेज कितना रहेगा? 24। क्यों? क्योंकि अगर आप एवरेज के सिमिलर किसी एज का पर्सन को या क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी के सिमिलर, एवरेज क्वांटिटी के सिमिलर आप किसी दूसरे एंटिटी को अगर ऐड करते हैं तो ओवरऑल एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक पर्सन है जिसका मतलब एज है वो 29 ईयर्स है और उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 लोग थे जिसका 24 कह सकते हैं 24 साल एवरेज एज था, तो यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन आया जिसका 29 ईयर्स था। तो अब एवरेज में कैसे डिफरेंस आएगा? तो देखिए अगर इस 29 को आप समझें कि 29 की जगह अगर इसका सिर्फ एज 24 हुआ होता तो एवरेज एज 5 का भी 24 हो जाता, लेकिन ये क्या है, ये 29 है, यानी एवरेज से ये 5 ज़्यादा है। तो ये 5 ज़्यादा क्या होगा, ये जो 5 जो बंदे हो जाएंगे उसमें जो है ये डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ऐसे सोचें कि जैसे ऐसे सोचिए 4 है, 4 बंदे हैं जिनका 24 एज है, एक बंदा और आया जिसका 29 ईयर्स था, तो अगर ये 24 साल लेके आता तो ओवरऑल अभी भी एवरेज 24 रहता। लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा लाया है, तो ये 5 एक्स्ट्रा कितने में बटेगा? 5 लोगों में बटेगा, क्योंकि अब 5 लोग हो गए, तो 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा जो है वो सबको मिल जाएगा। तो यानी अब एवरेज एज जो है वो 25 हो जाएगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट जो है आपका काम करता है। अब देखिए हम लोग इसी को जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है इसी कंसेप्ट को अप्लाई, देखिए एवरेज वेट दे दिया गया है, एज की जगह वेट दे दिया गया है, ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 50, एक कोई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो है एक ग्रुप है जिसमें एवरेज एज जिसका है 58.4, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हम लोग को नहीं पता है कितना है। जब 5 स्टूडेंट्स जो है आपका आ गए हैं 62.8 kg लेकर, मतलब ये जो हर 5 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का जो है एज जो है वो मतलब वेट जो है वो 62.8 kg है। तो अगर ये 58.4 लेके आए होते तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, चाहे 5 आ जाते 6 आ जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 62.8 पर आदमी जो है एवरेज ज़्यादा है, मतलब 58.4 से, तो यानी एक अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 62.8 और 58.4, इस तरह से आप समझने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका 4.4, ठीक है। तो यानी 4.4 हर बच्चे के पास, यानी हर लड़के, हर स्टूडेंट के पास ज़्यादा है। तो 5 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा कितना हो गया अगर आप बोलेंगे तो 22, 4.4 इंटू 5 तो 22 हो गया। तो यानी 22 जो एक्स्ट्रा वेट है उसको कितने के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा? पहले से n स्टूडेंट्स हैं और बाद में जो है 5 स्टूडेंट्स आ गए, तो यानी n+5, तो यानी, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखिए, दी एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5.84 है ये इंक्रीज करके 0.55 इसमें और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा 22 आया, 22 इंटू अगर आप करेंगे 5, हाँ, तो 22 डिवाइडेड बाई n+5 जो है ये आपका है 0.55। ये 0.55 जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है एवरेज में। तो बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो आपका कुछ बनेगा 22 डिवाइडेड बाई 0.55, तो अगर इसको करेंगे तो 100, और ये हो जाएगा 11.5,
से और 11 2 से, तो ये हो जाएगा 5 20, तो ये हो जाएगा 40, तो n+5 आपका आ गया 40, तो n आ गया आपका 35। तो इनिशियली जो आपका कितना द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास, तो n आपका कितना था 35 था। ठीक है, देखिए एवरेज का क्वेश्चन जो है आप सम निकाल सकते थे, फिर सम में ऐड करते, उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, टाइम सेव करना है। जब भी हम लोग कुछ किसी एक ग्रुप में जिसका कुछ एवरेज है, अगर उसमें एवरेज के बराबर का कुछ भी एंटिटी ऐड करेंगे तो एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन एवरेज से ज़्यादा या एवरेज से कम जो है कुछ एंटिटी उसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस, जो कम क्यूमुलेटिव डिफरेंस या क्यूमुलेटिव जो आपका एडिशन आ रहा है उसको सारों के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed, and C was opened. C will now empty the tank in, आपका टाइम दे दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ये आपके 2020 में आया हुआ एसएससी का क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमने टाइम एंड वर्क का जो सेक्शन किया था उसमें हमने जब पाइप एंड सिस्टर्न्स वाला देखा था तो वहाँ पर हमने कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क देखा था। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि दो पाइप हैं आपके, एक ए एक बी, ठीक है, और एक पाइप सी है जिससे पानी निकल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमने हमारा सबसे बेस्ट और सबसे टाइम एफिशिएंट मेथड होता है एलसीएम मेथड, जिसको हम लोग एफिशिएंसी मेथड भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक और बी जो है उसका दिया हुआ है 10 घंटा और 40 घंटे में कवर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर 10 और 40 का हम लोग एलसीएम ले लें तो टोटल वॉल्यूम आपका जो है वो आ गया 40 लीटर। ठीक है, अब ए का जो है वो ए 10 आवर्स में इसको भर देता है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हुआ, स्मॉल ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 लीटर पर आवर। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, क्योंकि 40 आवर्स ले रहा है तो हो जाएगा 1 लीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है, सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच, सी हम लोग को अभी नहीं पता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। अब देखिए ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 लीटर पर आवर, और आपका टोटल कितना है 40 लीटर है, तो 40 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना होगा, 8 आवर्स जो है वो टाइम लगता अगर ए और बी दोनों अगर मिलकर इस टैंक को भरते। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी तो चल ही रहे हैं, साथ में सी को भी खोल दिया गया है, तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो 80 मिनट्स मोर है 8 आवर्स के। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अगर तीनों पाइप साथ में ऑपरेट कर रहे हैं तो 2 भर रहा है, एक घटा रहा है, तो 2 जो भर रहा है उसका कितना हो गया 4 + 1 5, और घटा रहा है सी, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5 - सी, टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी का मिला के, और इनटू जो है आपका टाइम कितना ले रहा है 8 घंटा से 80 मिनट ज़्यादा। तो यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 + 80 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं अगर बताइए, तो अगर आवर्स में हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे आपका 4/3। ठीक है, ये आपके बराबर आ गया 40 के। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से सी निकाल लेना है, तो जल्दी से बताइए। 5 - सी अगर करेंगे तो ये हो गया 8 × 27, 8 × 24 सॉरी 28/3 40, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 10, तो आपका आ गया कुछ 5 - सी = हो गया 30/7। अगर सी को इधर ले जाएं तो हो जाएगा आपका 35 - 30/7, तो आपका आ गया ये 5/7। तो यानी सी का एफिशिएंसी आ गया 5/7। अब क्या है कि ए एंड बी आर ओपन फॉर 7 आवर्स एंड देन क्लोज्ड एंड सी वॉज ओपन। मतलब अब क्या है, ए और बी को अब एक दूसरा सिनेरियो ले लिया गया है। वहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि ए और बी को जो है 7 घंटा स्टार्टिंग में खोल के रखा गया है। तो 7 घंटा अगर इन लोग काम करेंगे तो कितना है, 4 + 1 5 लीटर पर आवर्स भरते हैं, तो मिल के तो 7 घंटे में कितना भर लेंगे 35 लीटर, तो बचेगा सिर्फ कितना 5 लीटर। अब ये क्या हो रहा है कि ये 5 लीटर जब आपका बच गया है उस समय क्या है, सी को ओपन कर दिया गया है। सी को ओपन कर दिया गया है, मतलब सी का मतलब क्या हुआ कि सी को जो 35 लीटर इन्होंने भरा था वो अब सी को खाली करना है, सी को खाली करना है। और सी का एफिशिएंसी कितना है 5/7, तो क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5/7। तो अगर आप करेंगे तो 5 7 हो गया और 7 ऊपर हो गया तो 49 आवर्स हो गया।
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेकिन आपने एफिशिएंसी से बताया या बनाया तो बहुत ईजिली बना लिया। अगर आप लोग इसको W/10 करते या W/40 करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और आपका शायद बनता भी नहीं। तो इसी कारण एफिशिएंसी मेथड को हमेशा ऑप्ट करें, जहाँ पर भी आपका ऑप्शन है। अगर आप LCM लेके जो है अपना कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं तो करें, और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो होपफुली आज जो है आपको आपका जो क्वेश्चंस आपको कवर हुआ है वो एक तरह से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल का था। और आपको क्या करना है, इसी तरह का जो है जो हमारा क्वांट फॉर ऑल वाला सेक्शन है उसको देखते रहें, वहाँ से बेसिक्स क्लियर करें, और उसके बाद आप इसी तरह का क्वेश्चंस जो कि खास करके या फिर प्रीवियस में आया हुआ है, चाहे वो CSAT का हो या SSC का हो, उसको जो है आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।